नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज फिर लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। तो आज कटघरे में हरियाणा सियासत के एक और दिग्गज होंगे। उनकी चुनावी तैयारियों, टिकट की दावेदारियों, चुनावी मुद्दों और जनता की परेशानियों को लेकर सवालों की बौछार होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व उद्योग मंत्री हैं और वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी हां, आज कटघरे में हम बुलाना चाहेंगे पूर्व उद्योग मंत्री, हरियाणा बीजेपी के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल जी को। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत स्वागत है आपका कटघरे में। विपुल जी, हमारे कार्यक्रम का जो फॉर्मेट रहता है हम तमाम मेहमानों को बताते हैं, आप प्लीज बैठ जाइएगा। जो भी जनता के सवाल हैं जनप्रतिनिधियों से पूछे जाते हैं, जो भी हरियाणा की राजनीति के दिग्गज हैं उनकी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर हम बात करते हैं, दावेदारियों को लेकर हम बात करते हैं, पार्टियों का जो प्रदर्शन रहा है उसे लेकर हम बात करते हैं। तो शुरुआत करें सवालों की। जी बिल्कुल। उम्मीद है आपसे आप जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। ऑब्वियसली सच ही कहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। सीधे हाफ हो गई है बीजेपी हरियाणा में, कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी हरियाणा के अंदर हाफ हो गई है। 5 सीटें हम लोग जीते हैं, 5 सीटें हारे हैं। लेकिन 2 महीने के अंदर ही लोगों को सच्चाई का पता चल गया कि किस तरीके से झूठ और फरेब में 8500 रुपये का एक प्रलोभन देकर हमारी माताओं बहनों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया। उसके अलावा 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की और हमारे दलित भाइयों को कि संविधान के अंदर चेंज होगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर 400 पार करते हैं तो हम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे अनेकों झूठ बोलने का काम किया कि चाहे हमारे सेना के जवान हैं जो उनकी भर्ती के लिए जो 5 साल का जो पीरियड है उसके बारे में बरगलाने का काम किया, उसके बारे में उनको भ्रमित करने का काम किया, अनेकों झूठ बोलने का काम किया। और लोगों को 2 महीने के अंदर ही पता लग गया कि कांग्रेस ने हमें ठगने का काम किया। और जब बहनों की लाइनें कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी और जब वो 8500 रुपये मांगने गए, जिन प्रदेशों में उनकी सरकार भी थी वहाँ से भी उन्हें धक्के मारकर भगाया गया, तो जनता ने देखा, समझा और उसका जवाब आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों में जनता दे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कह रही है साफ होने वाले हैं आप लोग हरियाणा में। देखिए, वो विपक्षी पार्टी है, अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो उनकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी। क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आज भारतीय जनता पार्टी की ओर मुंह मोड़कर खड़े हैं और उस तरफ ज्वाइनिंग की तरफ भी चल रहे हैं। और जिस तरीके का हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अनेकों घोषणाएं किसानों के लिए MSP पर सारी फसलें खरीदने का जो भी घोषणा की, आज ही घोषणा की है कि 1,80,000 तक की इनकम वाले लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और किसानों के जो कर्ज है पिछले 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किए, मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल के अंदर भी किसी ने माफ़ नहीं किए। हरियाणा के अंदर कागजों में तो नहरों का जाल बिछा हुआ था, लेकिन आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम, नहरों को डेवलप करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम किया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया, एक नीति बनाकर ट्रांसफ़र उद्योग को बंद करने का काम किया। तो बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। लोग समझते हैं, जानते हैं और उनका लोगों को पता भी है। और इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। मनोहर पार्ट 1 में आप मंत्री रहे और उसके बाद अप्रत्याशित ढंग से कहेंगे आपका टिकट कटा, नरेंद्र गुप्ता को टिकट दिया गया। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, आपके राजनीतिक सफर को लेकर भी बात करते हैं। तो पहले कार्यकाल की अगर दूसरे कार्यकाल से आप तुलना करते हैं, क्या फर्क पाते हैं आप? देखिए, पहला कार्यकाल या दूसरा कार्यकाल, उसके अंदर जब व्यक्तियों में तब्दीली हो जाती है तो हर किसी का वर्किंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग होता है। उसमें मंत्री बहुत सारे जो मेरे साथ थे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर नहीं रहे, उनकी वर्किंग शैली अलग हो सकती है। जो नए हैं उनकी वर्किंग शैली कमोबेश चेंज हो सकती है, लेकिन सभी का एक ही एजेंडा था, विकास, लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों को ईज़ करना और लोगों के लिए काम करना। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी पर चली, चाहे पहली पार्ट 1 योजना हो चाहे पार्ट 2 योजना हो। बगैर पर्ची खर्ची के सरकार में नौकरियां देने का काम किया 1.5 लाख के लगभग। और अब आप देखते हैं कि पहले हम पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, ट्रांसफ़र की पॉलिसी। वो कुछ
पार्ट 2 के अंदर भी बनाई, और पार्ट 2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी बताया, गैस सिलेंडर 500 रुपये का हो, चाहे तो ये तो एमएसपी की चुनाव बात, के वक्त हो रहा है ना चाहे सब कुछ। एमएसपी की बात, एमएसपी हरियाणा पहले से पिछले 14 10 सालों फसलें। में 10 सालों में ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो किसानों को सबसे ज़्यादा उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा देने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, अग्निवीर पर जो भ्रमित कर रहे थे, अब हमारी सरकार ने कहा कि अग्निवीर अगर आएंगे उनको नौकरी के अंदर प्रायोरिटी भी दी जाएगी, उन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, और उन लोगों को टेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो बहुत सारे हर फ्रंट पर, चाहे खेलों के अंदर आपने देखा होगा 10 साल के अंदर किस तरीके से जो जवानों का शहर और किसानों का शहर के प्रदेश कहा जाता था, आज खिलाड़ियों का और मेडलों का प्रदेश भी कहलाने लगा। तो ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खेल और खिलाड़ियों को लेकर बात करें, हरियाणा पहले भी अच्छा करता रहा है। आपको लेकर सवाल था मेरा, आपने कहा मनोहर पार्ट 1 में भी अच्छा काम हुआ, बतौर मंत्री आपने भी अच्छा काम किया होगा, क्या वजह ऐसी रही कि आपको टिकट भी नहीं मिल पाया? ये भारतीय जनता पार्टी ये किसी की पारिवारिक पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही काम करता रहेगा। यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग संगठन के अंदर काम करते हैं, हमारे अनेकों नेता कभी सरकार के अंदर काम करते हैं, कभी संगठन के अंदर काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और एक रीशफल करने का काम, कार्यकर्ता को हर तरीके का एक्सपोजर देने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक व्यक्ति जमा रहे ऐसा कुछ आप नहीं एक व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति के चाहने से ही आपको टिकट ना मिल पाया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है जो पार्टी से बड़ा हो। कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा बड़ा। कोई व्यक्ति के चाहने ना चाहने से विपुल गोयल का टिकट मिलेगा या कटेगा, मैं नहीं समझता ऐसा। कृष्णपाल गुर्जर तो नहीं है? क्योंकि नहीं, आपका कोई दशहरे के नहीं, वक्त नहीं, का नहीं। हम एक पुराना वीडियो अगर हम सभी के जहन में है इस वक्त, उस वक्त भी आप लोगों के वो मतभेद, भी मनभेद, एक खींचतान खुलकर सामने आई थी। फोटो और कहते हैं वीडियो भी था। ना, मीडिया का जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का था, जबकि हमारे बीच में कभी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। वो हमारे सीनियर लीडर हैं और हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और पर्सनली जाति तौर पर मेरे बड़े भाई हैं। हमारा कभी भी किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं रहा। ये राजनीति है, इसमें मतभेद, इतना बड़ा परिवार है, किसी बात में मतभेद होते भी है किसी बात पर, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं होता। एक बार आप कह रहे मतभेद ही नहीं रहा, एक बार आप कह रहे मनभेद नहीं होते, मतभेद हो भी मतलब जाते किसी हैं। बात पर अगर कुछ किसी तो डिबेट में रहा ही नहीं, है। हमारे बीच में नहीं, जर्नली मैं तो पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। कितना बड़ा परिवार है, एक परिवार के अंदर 3 भाई होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन हमारे बीच में वो भी कभी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी आप प्रयास कर रहे थे? ये तो मैंने कहा ना, पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ किसी की बपौती नहीं है कि एक व्यक्ति है वही रहेगा। पार्टी से टिकट मांगी, मेरा नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तक गया, उन पार्टी ने डिसाइड किया नहीं लोकसभा आप नहीं लड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, हमने कार्यकर्ता की तरह काम किया। लोकसभा बपोती तो नहीं है, लेकिन एक ही नेता को बार बार टिकट भी दिया गया, जीते भी हैं, लगातार 3 बार से केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। नहीं, ऐसा एक अनेकों नेताओं की एक 2 बार के बाद टिकट कटी भी, ऐसे भी बहुत लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने एंगल से देखती है, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, एक बड़े बहुत सारी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है कि किस व्यक्ति को कहाँ कौन सा उचित रहेगा, किस तरीके से, तो ऐसा चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 2019 के टिकट की हम बात कर रहे थे, नरेंद्र गुप्ता कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, आपके साथ साथ चलते थे। क्या उस वक्त आप हैरान हुए जब उन्हें टिकट दिया गया, आपका टिकट नहीं कटा? नहीं नहीं, ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं है। जब टिकट पार्टी निर्णय चेंज करती है, आदमी, क्योंकि मनस्थिति इस तरीके की होती है, आदमी का स्वभाव है, वो सोचता है कि हम इस पद पर हैं, हम ही बने रहेंगे। एक मानव स्वभाव है। तो 2 मिनट तो लगता है कि हाँ ये है, लेकिन जब देखते हैं कि पार्टी ने ऐसा कोई नया काम नहीं किया, पार्टी हमेशा से ऐसा काम करती रही, और पार्टी ने बुलाकर कहा नहीं, आज मुझे पार्टी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है हरियाणा की, और अनेकों काम पार्टी उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी ही दी है, कोई काम भी देते हैं करने को? कमाल है, कितने सारे काम जो है, बहुत प्रदेशों के अंदर चुनाव लड़वाने की बात हो, अनेकों ऐसे काम हैं जगह जगह पर। पीछे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम था, उसका मुझे संयोजक, अनेकों काम पार्टी देती रहती है। पार्टी हर कार्यकर्ता को काम देती है। काम देती है, एडजस्ट किए जाते हैं। साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस की हम बात करें, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, एक जिम्मेदारी भी रहती है, एक्टिव भी रहते हैं। तो क्या प्रदेश उपाध्यक्ष इतने एक्टिव रहते हैं? कहीं लूप में कोई पार्टी इकाई कोई लूप में लेती है आप लोगों को? किससे कंपैरिजन कर रहे हो, किससे कंपेयर? उनके पास संगठन ही नहीं है, उन पे कोई नेता नहीं है, ना नियत नहीं है। आज तक ये नहीं पार्टी तय कर सकी कौन व्यक्ति हमारा चुनावी फेस होगा, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। सिरसा में जाओ शैलजा जी, उधर से आगे आप जींद के अंदर आ जाओ तो सुरजेवाला जी, रोहतक आ जाओ तो हुड्डा जी, उससे आगे आ जाओ तो दूसरे हुड्डा जी, इधर आ जाओ तो
कैप्टन अजय यादव जी, उधर चले जाओ तो कोई और, अनेकों लोग हैं। यहाँ तो एकदम तय हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक लंबी फहरिस्त बूथ तक के कार्यकर्ताओं की वो कहते हैं भारतीय जनता आंतरिक पार्टी। लोकतंत्र है, ये बड़े बड़े नेता हैं उनके पास, उसमें ये नहीं कि आंतरिक किसी एक नेता से अगर नहीं जब बनती अगर तो टिकट पर्सनल पर रूप बन से जाएगी। बैठकर बात करोगे ना, आंसू छलक जाएंगे नीचे, कितना बड़ा लोकतंत्र है कि क्या है, कोई अनसर्टेनिटी है, कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता, कभी लगता है कि ये बनेगा, कभी वो बनेगा, किसी तरीके का बगैर जिम्मेदारी के, बगैर दायित्व के कौन व्यक्ति इतना काम करेगा, क्या करेगा। लेकिन फिर भी आज भी पार्टी हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर अपना संगठन नहीं बना पाई, जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। आप ऊपर की बात तो छोड़िए, हाँ, वो जिला क्या- अध्यक्ष नहीं बना पाया। वो जिला अध्यक्ष ने, वो क्या लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से? कोई जिला नहीं। अध्यक्ष बनाए बगैर भी वो 5 सीटें जीत गए हैं। अगर मैंने बना कहा ना, लेते- वो संगठन के तौर पर नहीं जीते, वो जो 5 सीटें जीते हैं, झूठ पर जीते हैं, और काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, आपके और काट की आंडी नहीं चढ़ी। हम नरेंद्र गुप्ता को लेकर बात कर रहे थे और आप ये भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की बपोती नहीं है बीजेपी जो है, या एक परिवार से नहीं चलती है। मनोहर लाल से अब कैसे रिश्ते हैं आपके? क्योंकि अच्छे मनोहर रिश्ते पार्ट 1 में इस तरह की चर्चाएं थी कि बहुत अच्छे मधुर रिश्ते नहीं है आपके उनसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, मैं उनके कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर था। आज वो हमारे प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मोदी कैबिनेट के सीनियर मंत्री हैं, तो रेगुलर हमारा मिलना जुलना बातचीत सब होती है। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कोई बात ही नहीं है। वही मनोहर लाल जी का जो कहते थे कि मनोहर लाल जी ने विपुल की टिकट काटी, लेकिन मनोहर लाल जी अकेले नहीं होते, पूरा संगठन होता है। अब वहीं आप देखेंगे विपुल गोयल आज उपाध्यक्ष भी और फिर चुनाव भी लड़ेगा। नहीं, टिकट दिलवाने में तो मनोहर लाल की ही चलती रही है। नहीं नहीं, मैंने कहा हो, सिर्फ जो आदमी पद पर बैठा होता, कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी तय करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एक टीम होती है, पूरा संगठन होता है। आज हमारा प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, चुनावी प्रभारी हैं, चुनावी सह प्रभारी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी की पूरी फहरिस्त है। उसके बाद हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किसको चुनाव नहीं लड़वाना, और बिल्कुल लोगों की आवाज़ के हिसाब एक से। उपहार नीलामी कार्यक्रम आपने करवाया, उसमें मनोहर लाल भी मौजूद थे। तब भी इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद अब रिश्ते पहले से बेहतर हो गए हैं। उसके बाद आप लोकसभा के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तब भी एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि मनोहर लाल इस बार पैरवी करें विपुल गोयल के लिए। नहीं, मैंने कहा ना कि अगर पैरवी ना होती, अगर मेरे साथ समर्थन ना होता, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तक नाम किस तरीके से जाता। वो तो चुनाव को 2 लोगों को ले जाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर रखते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके अंदर प्लस माइनस सारी बातें रखी जाती हैं, किस व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए, किस व्यक्ति को नहीं। मुझे लगता है मनोहर लाल जी आज भी मेरी पैरवी करते हैं, आज भी मेरी मदद करते हैं, आज भी आशीर्वाद देते हैं, और वो हमारे सीनियर लीडर हैं, प्रचारक रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में कार्यकर्ता के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और बहुत कुछ आज भी जब प्रश्न जिनका हल नहीं मिलता तो वो उसका सोल्यूशन आप कह रहे हैं आशीर्वाद है, चर्चाएं हैं इस तरह की आपके यहाँ से एक लोकल लीडर हैं, उनके साथ उनका खूब आशीर्वाद और प्यार के, अजय गोड दावेदारी भी कर रहे हैं टिकट को लेकर। अभी हाल फिलहाल उनकी ओर से तीज महोत्सव पर कार्यक्रम भी किया गया है, शक्ति प्रदर्शन किया गया। आप कैसे देख रहे हो? मैंने कहा ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को अपने को प्रूव करने का मौका दिया जाता है कि जनता और संगठन किस पर मोहर लगाएगा। अजय गौड़ हो, नरेंद्र गुप्ता हो, कोई और व्यक्ति हो, सब लोगों को। विपुल गोयल ने टिकट नहीं मांगा था क्या? विपुल गोयल ने भी तो भी लोकसभा का टिकट मांगा था। इसका मतलब ये कोई कि पार्टी ने उसका बुरा माना या क्या, पार्टी ने किसी तरीके का कोई मतभेद है, ठीक है, जिसका निर्णय आएगा लोग अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा बाकी लोग उसके साथ चलने का। आपको नहीं लगता इस बार टिकट को लेकर फाइट पिछली बार से भी टफ हो गया? ऐसा हमेशा से होता रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तभी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के 3-3, 4-4, 5-5 लोग दावेदार होते थे। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और मेहनती कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। फरीदाबाद के विकास को लेकर बात करें, हाल बेहाल की सड़कों की बात करें, अभी बाढ़ जैसी स्थिति है, कांग्रेस नेता तो नाव चलाकर प्रदर्शन करते हैं, सांकेतिक विरोध करते हैं। ये सब 2014 से पहले के हाल देखोगे, 10 साल का अगर कार्यकाल देखोगे ना, पुरानी फुटेज निकाल लीजिए, क्या मिलेगा। और ये बारिश के अंदर, तो इस बारिश में दुबई, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, वहां पर भी एक दिन के लिए बाढ़ आ गई। एक दिन के लिए आना अलग बात है, प्राकृतिक जल निकासी ना होना अलग बात है। ये प्राकृतिक आपदा। जल निकासी क्या आप सोचते हो कि पानी फरीदाबाद में खड़ा ही रहा?
अरे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में पानी निकलता है। जब इतनी तेजी से बारिश फरीदाबाद के लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं फरीदाबाद के लोगों से बिल्कुल उससे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ही डेवलपमेंट और बेटरमेंट की वो हमेशा से गुंजाइश रहती है, हमेशा उसे और भी ज़्यादा बेटर करना चाहिए, बेटर करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ व्यक्ति करते भी हैं। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कमोबेश कम ज़्यादा हो सकता है तो उसे इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूवमेंट के लिए रेगुलर। जल भराव को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, आपके स्थानीय बीजेपी विधायक की दावा कर रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर वो काम कर रहे हैं, दूर का विजन लेकर चल रहे हैं। चूंकि अब चुनाव भी है तो क्रेडिट लेने का भी उपलब्धि के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है, क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, कुछ जिस व्यक्ति ने जो काम किया हो ओबियसली उसकी बात तो करेगा ही, रखेगा ही। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात भी ठीक है कि जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को आश्वासन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट में किसी काम में देरी है, कोई रिजल्ट्स आ गए हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बीजेपी के फेवर के अंदर जाती है। बीजेपी की कार्यशैली, बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी का संगठन और बीजेपी की कार्य करने की क्षमता, कोई भाई भतीजा परिवारवाद ना होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता को पसंद है। फाइनली जो वर्डिक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? क्योंकि आप जब मंत्री थे उस वक्त इसकी शुरुआत हो गई थी, आप भी इसे एक विजन के तौर पर मैं लेकर भी चल रहे भारतीय थे। जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया तो मैं कर सका ना वो। ठीक है, मैंने लगाया, इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत वो आपने शुरुआत हमने करी, उसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखी, इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता है वो। आप ये कह रहे हैं शुरुआत हमने की, बीजेपी ने ही की, अब नरेंद्र गुप्ता की ओर से उद्घाटन उसका कर दिया गया आगे। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, पार्टी के लोग हैं। एक मैंने कहा ना, पार्टी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी शुरुआत मैंने की, वो आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे अनेकों काम है। आप तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करो, अगर मैं करूंगा तो बहुत सारे काम हैं जिनकी शुरुआत भी मैंने की और उनका कंप्लीशन भी मैंने किया। लेकिन कुछ सारे काम हैं जो शुरुआत भी, हरियाणा फरीदाबाद का जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 करोड़ रुपए की लागत से, हरियाणा के अंदर इतनी लागत का कोई कॉलेज नहीं बन रहा। मैंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसपे काम अभी भी चल रहा है। स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा था, 135 करोड़ रुपए की लागत से, उसका काम अभी भी चल रहा है, वो बनकर पूरा हो जाएगा। और ये तो उदाहरण है, मैं बोलने लगूंगा तो 50 ऐसे काम है जिसकी शुरुआत हमने की, जो भी कंप्लीशन पे है, उनका जो फिनिशिंग टाइम है वो था 3 साल, कुछ डिले हो रहा है, किसी वजह से डिले हो रहा है। मैं सिस्टम में नहीं हूँ इस समय, तो इसलिए मैं पता नहीं कर पा रहा। बाकी हर व्यक्ति की कार्यशैली होती है, कोई व्यक्ति जी जान लगा के रात दिन लग के उसको फॉलो करके काम को कराता है, कोई थोड़ा सा कोई वाहवाही लूटता है, उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता। इतनी सी बात है, वो तो प्रायोरिटीज की बात है। अच्छा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा कुछ दिखता नहीं। दूसरा, नरेंद्र गुप्ता तो ये भी कहते हैं, आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि जितना हिस्सा या जितना मिलना चाहिए था फरीदाबाद को, उतना नहीं मिल पाया स्मार्ट सिटी में। ठीक है ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर फरीदाबाद के विधानसभा में आज जो सड़कें बन रही है वो भी स्मार्ट सिटी के उससे बन रही हैं। स्लम को भी स्मार्ट सिटी के अंदर करने का काम किया, लेकिन समहाउ किस वजह से उनको आज इस डेवलपमेंट के काम से बाहर निकाल दिया। जो संत नगर स्लम है उसके अंदर स्मार्ट सिटी का 15 करोड़ रुपए का हमने सैंक्शन कराया था, 6.5 करोड़ रुपए लगने के बाद उसका काम बंद हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर जवाब किसे देना चाहिए? क्या बीजेपी विधायक को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए, नरेंद्र गुप्ता को? मैंने कहा ना, या वर्तमान में सरकार तो आप लोगों की है, नहीं वर्तमान में जवाबदेही सरकार, बनती है। वो मैंने कहा ना मैं आउट ऑफ सिस्टम हूँ। उनसे पूछिए कि क्यों बंद हुआ, क्योंकि हमने तो स्लम को एक स्मार्ट स्लम बनाने की बात करी थी, लेकिन वो किस वजह वो से उल्टा बंद आप पर ही सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। मुझे नहीं पता क्या उठा रहे हैं, ना मैंने कभी सुना। आप मेरे मुंह में उनके क्वेश्चन डालकर मुझसे कुछ ऐसा आंसर लेना चाह रहे हैं। आंसर तो आप दे ही चुके हैं। वो भी पार्टी के विधायक हैं, मैं भी पार्टी का विधायक था, इसलिए जो भी काम है पार्टी की नीतियों पर हो रहा है। मैंने कहा ना, कमोबेश व्यक्ति व्यक्ति का वर्किंग स्टाइल होता है, कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है। बातों में आपने ये तो कह दिया कि अब धीमी प्रक्रिया है विकास की इस वक्त फरीदाबाद में। देखिए, मैंने फिर कहा ना, वर्किंग स्टाइल, बहुत सारे काम हुए हैं फरीदाबाद के अंदर, और डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, कोई आदतन 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, कोई व्यक्ति 6 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, और इसका फैसला आप करेंगे ना मैं करूंगा, फरीदाबाद की जनता जनता देख रही है हमारा ये कार्यक्रम भी, इसलिए जनता तय करे सच झूठ क्या है। फरीदाबाद की जनता तय करेगी किसकी कार्यशैली पसंद है, किसकी कार्यशैली। फरीदाबाद निगम घोटाले की हम बात करें, फरीदाबाद विधानसभा में कागजों में एक ऐसी सड़क बनी है जो धरातल पर है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, वो हमें जो भी परेशानियां दिक्कत बताते हैं, मुद्दे बताते हैं, वो हम उठाते हैं। हुआ देखिए जो ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है, मैंने भी सुना, वाकई में एक शर्मनाक बात है कि इस तरीके का कोई भी काम हो।
लेकिन उसके लिए जो भी दोषी ऑफिसर्स थे उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया, उनको जेल के अंदर भी भेजा गया। और ऐसा होना हम पॉलिटिकल लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि हमारी नाक के नीचे ऑफिसर्स ऐसा काम कर जाएं, तो हमें चाक चौबंद रहना चाहिए। आगे के लिए एक नसीहत भी मिलती है कि किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये वाकई में फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद नगर निगम के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बदनुमा धब्बा था। और उसको क्लियर करने का काम, बहुत मनोहर लाल जी ने कहा, काफ़ी लोगों पर एफआईआर लॉन्च गई। और मैं समझता हूँ कि आगे इस तरीके का काम ना हो, ऐसे हम अकेले प्रयास अधिकारी ये कर सकते हैं बिना सत्ता के संरक्षण या मिलीभगत के? आपने खुद कहा कि हमारी नाक के नीचे अधिकारी ये कर जाएं। मैंने कहा ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि नेग्लिजेंसी भी एक काम होता है, या ध्यान से निकल जाना भी, क्योंकि हर चीज़ का इतना माइन्यूटली ध्यान नहीं दिया जा सकता। मैं सरकार में मंत्री रहा हूँ, इतने बड़े सिस्टम को माइन्यूटली नहीं देख सकते। लेकिन ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी थी, लेकिन केवल अधिकारियों पर ठीकरा भी नहीं फोड़ा जा सकता। इसे मैं नहीं मानता। लेकिन जो व्यक्ति दोषी पाया गया, जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही थी, जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया उसको उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर करने का काम किया। कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करें, पहले भी आपके टिकट को लेकर हालांकि हमने बात की, लेकिन पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जब वो आए तो विपक्ष ने बहुत कहा करप्शन बहुत हो गया है, कचरा सिटी बना दिया है स्मार्ट सिटी की जगह फरीदाबाद को, तब भी आरोप उन पर लगातार लगते रहे। करप्शन को लेकर भी खूब घेरा गया। तो मैंने कहा ना, ये तो फिर भी जीते, हालांकि पिछली बार से मार्जिन इस बार काफी कम हुआ है उनका। मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें हैं कि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कभी नहीं सेटिस्फाइड होते। लेकिन रेगुलर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनता को नहीं पसंद आया या कांग्रेस के झूठे वादों में या बातों में वो लोग आ गए, तो इसलिए जो मार्जिन कम हो गया। मैं समझता हूँ फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अपना विश्वास जताया और उन्हें तीसरी बार सांसद। पिछले दिनों चर्चाएं थी कि विपुल गोयल का विश्वास अब कांग्रेस में हो रहा है। ये तो चलता रहता है कितनी बार, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसी बात होगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बात होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो जनता अपना ओपिनियन देने के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष के दायित्व पर है। मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं। कांग्रेस ने कभी अप्रोच किया आपको? देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग भी हैं, मंचों पर मिलते रहते हैं, बातें भी होती हैं, सबसे मिलना जुलना भी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी तरीके आपने कहा कि राजनीति को लेकर बातें होती है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस बार भी टिकट नहीं मिलता है तो विपुल गोयल क्या करेंगे? किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने वाले या बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ना? आप जो है ना, अपनी बातें मुझ पर डालकर ना में से वो विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और जब तक भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन जो भी जैसा भी लेगी, विपुल उस पर चलने का काम करेगा। आप लग रहा है आपको मजबूत दावेदारी है आपकी? मैंने कहा ना, मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि वो जनता के बारे में और हमारे बारे में जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। नरेंद्र गुप्ता हैं, अजय गौड़ भी हैं, चूंकि आपने कहा कि पहले भी 2014 से पहले भी कई लोग होते थे रेस में, तो इस रेस में खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? किसी के पास किसी का आशीर्वाद है, किसी के पास किसी का साथ है। आप लोग तो न्यूज़ चैनल हैं, जगह जगह सर्वे करते हैं, कई सारे आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं कटघरा, कहीं कुछ चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं, फरीदाबाद में भी हम गए। चुनाव यात्रा आप कर रहे हो, आपके पास फीडबैक होगा, जनता बता देगी और पार्टी जो भी निर्णय करेगी उस पर चलने का। कांग्रेस पर हम आते हैं। हिसाब मांग रही है कांग्रेस, 10 साल में क्या क्या किया हरियाणा के साथ, हरियाणा सरकार ने। मैंने कहा ना, हिसाब मांग रही है कांग्रेस, अपना 10 साल का हिसाब तो दे दे। क्या हिसाब मांगेगी? हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया, हमने एमएसपी पर सारी फसलें खरीदी, हमने किसानों को 5-5 रुपए के चेक की बजाय लाखों करोड़ों रुपए देने का काम किया, हमने पर्ची खर्ची के बगैर नौकरी देने का काम किया, हमने लोगों को आज जैसे 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया, लोगों के जो नौकरी के अंदर एक पूरा उद्योग चलता था उसको बंद करने का काम किया। तो पब्लिक इंटरफेस ख़त्म करके मैक्सिमम डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की। तो कांग्रेस इसका हिसाब मांगेगी हमसे। कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे लोग कि जो घोटाले होते थे, जमीन घोटाला होता था। ये कह रहे अब भी बहुत घोटाले हुए, कांग्रेस तो कह रही बहुत घोटाले हुए, हमारी सरकार आएगी तो जांच हमारी करवाएंगे। सरकार ने प्रूव करके दिखाया, हमारी सरकार ने उसे कटघरे में ले जाने का काम किया। लेकिन सिर्फ कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। कोई किसी तरीके का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर नहीं हुआ। लोगों को ईज करने का काम किया, सब चीज़ों में ऑनलाइन सुविधाएं करके, जिसे कि देश की सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया। और बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो सरकार है उसको अवार्ड मिले। देश के अंदर सबसे पहली पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। अनेकों ऐसे काम किए, मैं गिनाने लगूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, इतने काम हरियाणा
और देश की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं ऊपर, जनता जानती है। मैंने कहा ना, इन सबका निर्णय जनता करेगी। लोकतंत्र के अंदर जो जज और निर्णायक होता है वो जनता होती है। अब अक्टूबर के अंदर पता लग जाएगा। मनोहर पार्ट 1 में आप मंत्री थे, अभी चूंकि पिछले दिनों सीएम बदले गए हैं, कैसे आप देख रहे हैं पार्टी हाईकमान के इस फैसले को? और अब चूंकि एक और सवाल मैं इसमें ऐड करती हूँ, विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि नायब सैनी की सरकार बैकफुट पर आने वाली सरकार, यू टर्न लेने वाली सरकार है, जो फैसले लिए गए उन्हें लगातार बदला जा रहा है। देखिए, कोई भी फैसला, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी नीति हमेशा एक जैसी नहीं होती। उस समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसी जिसकी ज़रूरत हो, जैसी जिसकी समझ हो। अगर हम कोई अच्छा काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जनता कहती है नहीं हमें लाइक नहीं कर रहे, उस पर थोपने की बजाय उसको वापस लेना कोई यू टर्न नहीं होता। तो जनता की भलाई के लिए हम नीतियाँ नहीं, बनाते हैं। पहले तो फायदे गिनवाए जा रहे थे ना नहीं, उसके हमने सोचा फायदे हैं, जनता के बीच में गए तो उन्हें लगा कि नहीं, जनता नहीं समझ रही है, या हमारे उसमें कमी भी हो सकती है। जनता निर्णायक है, इसमें लोकतंत्र है, हम उस पर थोप नहीं सकते। तो इसे लेना कोई बुरी बात नहीं है कि हम कोई डिक्टेटर कोई है, राजशाही कोई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता नहीं समझ रही, या फिर ऐसा था कि बीजेपी नहीं समझ पाई जनता का मूड क्या है? लोकसभा नहीं, नहीं, चुनाव में ये पता चला कि नाराज तो हैं लोग, कोई ना कोई समाधान तो निकालना होगा। मैंने कहा ना, जनता ही निर्णायक होती है, जनता ही निर्णय लेती है। जनता ने कहा ठीक है, ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये चीज़ों के अंदर चेंज किया जाए। तो जनता की भलाई के लिए चीज़ें थी, को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए था नहीं, था तो हरियाणा की जनता को ईज करने के लिए, उसी को फायदा पहुंचाने के लिए। उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन चाहा, उसमें कुछ चेंज चाहा। तो मनोहर लाल और नायब सैनी की अगर तुलना करें तो कैसे आप देखते हैं? दोनों का अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति का अलग होता है। मनोहर लाल जी का अपना वर्किंग स्टाइल था, नायब जी का अपना वर्किंग स्टाइल है। मनोहर लाल जी नीतियाँ बनाकर उन्हें इम्प्लीमेंट करने में बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो काम था, उसके साथ साथ लोगों से मिलते थे। नायब सैनी जी को बड़े सरल स्वभाव, 24 घंटे काम करके युवा भी हैं अपने। उन्होंने जो सीएम रेजिडेंस के दरवाजे भी जनता के लिए 24 घंटे खोल दिए। तो हर किसी का अलग अलग वर्किंग स्टाइल है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सब व्यक्ति चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए करते हैं। उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये ऐलान हो चुका हाँ, है। बिल्कुल। ओबीसी से आते हैं, बार बार इस बात को स्थापित करने का प्रयास है। लगता है फायदा होगा या नुकसान ही हो जाएगा पार्टी का? पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा ना, लोग पसंद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, एक ओबीसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बहुत अच्छा निर्णय था। और लोग पिछले 3 महीने के अंदर ही उनके प्रति लोगों की एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और लोगों ने उनके सरल व्यवहार को और उनके सरल स्वभाव को बहुत ज़्यादा पसंद कर। नायब सैनी के अलावा मोहन लाल बडोली की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह की आपकी ट्यूनिंग है उनसे, किस तरह के रिश्ते? मेरे साथ, मैं उपाध्यक्ष था, वो जनरल सेक्रेटरी थे। अभी वो अब उन्हें उपाध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर, कौन व्यक्ति कब कहाँ पहुँचे कुछ नहीं पता। मोहनलाल बडोली जी कल तक जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहे थे, उससे पहले जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष पे काम किया, और कुछ ही सालों के अंदर मंडल अध्यक्ष से प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में वो काम करने का दायित्व मिला। और बहुत ही अच्छी, एक अनुभवी व्यक्ति जो नीचे से उठकर ऊपर आया है, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम। अब चूंकि चुनाव करीब हैं, आपके पास रिपोर्ट कार्ड के तौर पर अपना पहला कार्यकाल रहा जब आप मंत्री थे। अब जनता के बीच जाएंगे तो जाहिर आप बताएंगे कि मंत्री रहते रहते, विधायक रहते रहते आपने क्या काम किया। तो क्या क्या उपलब्धियां आपके खाते में? मैंने कहा ना, मुझे उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्षेत्र में जाओगे तो जनता अपने आप बताएगी। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही काम करेंगे। जो मैनिफेस्टो होगा भारतीय जनता पार्टी का वो करेंगे, और जो काम हमने किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काम किया है। वो लोगों को पता है, चाहे वहाँ के विकास की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वहाँ पर अनेकों ऐसे काम जो हमने सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करने का काम हो, और विकलांगों को सुविधाएं देने का काम हो, तीर्थ यात्रा, बहुत सारे काम ऐसे जो हम लोगों ने किए। जनता उसमें से कुछ को पसंद करती है, कुछ को ना पसंद करती है, लेकिन फिर भी निर्णय जनता का होगा। लेकिन 2 लड़ाई होंगी तमाम नेताओं के सामने, एक टिकट लेने की लड़ाई, दूसरा जीतने की। तो दूसरी परीक्षा में तो आप मान रहे हैं कि आपने काम किया है, आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, अगर मौका मिला तो आप जीतेंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे? मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैंने कहा ना, आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा रिपोर्ट है। मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ कि पब्लिक का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है। तो इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा वो है। बाकी चुनाव लड़ेंगे तो पता लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए, कटघरे में आने के लिए। थैंक यू ज्योति जी। तो पूर्व मंत्री विपुल गोयल को आपने सुना।
बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हैट्रिक की बातें कर रहे हैं, बीजेपी की जीत का ये दम भर रहे हैं। साथ ही अपनी टिकट को लेकर भी इनका कहना है पार्टी हाईकमान इसे लेकर फैसला लेगा। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, ये इन्होंने फरीदाबाद की जनता पर छोड़ दिया है। तो आज कटघरे में तमाम सवालों की परीक्षा में फेल हुए हैं या फिर पास, ये फरीदाबाद की जनता इस बात को लेकर निर्णय लेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।